वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेट या कृषि पर्यवेक्षक के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चंस को याद रखें इस सीरीज़ में लिया जाएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो याद रखिए, जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड से संबंधित हो, चाहे वो कोई सी भी एंट्रेंस या कंपटीशन एग्जाम की आगे पर तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेज है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। जैसे आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा, आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो, आपको भी यहाँ पर याद रखिएगा लाइव कमेंट आपके चलते रहेंगे, तो आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। याद रखिएगा डेली, आज थोड़ा सा लेट सेट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट क्लास है, लेकिन आपको कल से शाम को 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सभी अलार्म सेट कर ले 8 बजे का। ठीक है, तो 8 बजे आपको आना है, लाइव चैट आपकी चलती रहेगी, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस है आप साथ साथ उनको सोल्व भी करते जाएंगे। और याद रखिएगा आपको भी यहाँ पर लाइव में कमेंट करते जाना है। ठीक है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको याद होते भी रहे। ओके, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जिसे हम बोलते हैं CGRI, मतलब सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये बताइए कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भोपाल में है, हिसार में है, मखदूम में है, फिर अंबिकानगर में है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, तो चलिए लास्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको पूछा आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है, याद रखिएगा, मखदूम। मथुरा कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, मथुरा में। मखदूम, मथुरा, और ये मथुरा कहाँ पर पड़ता है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, मखदूम। मखदूम कहाँ पर पड़ता है, मथुरा में, और मथुरा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि भेड़ का मांस क्या कहलाता है। ठीक है, वैसे सभी के मांस आपको पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया है कि भेड़ का मांस क्या कहलाता है, बीफ, मटन, चेवन या फिर पोर्क। तो चलिए जवाब दीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। भेड़ का मांस क्या कहलाता है, बीफ, मटन, चेवन या फिर पोर्क। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपको अगर पूछा आता है भेड़ का, ठीक है, तो भेड़ का मांस क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। जिसने भी सेकंड ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखिए, भेड़ का मांस मटन कहलाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि इनका क्या कहलाता है। जैसे कि अगर बात करेंगे बीफ, तो बीफ याद रखिए गाय का मांस कहलाता है। किसका, गाय का मांस बीफ कहलाता है। ओके, अगर मैं बात करूँगा चेवन, जिसे हम याद रखिए सीवन भी कहते हैं, चेवन या सीवन भी जिसे हम बोलते हैं। ओके, चेवन या सीवन जिसे हम बोलते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, मतलब एक ही नाम है ये, किसका है, बकरी के मांस। बकरी का जो मांस होता है उसे याद रखिए चेवन या सीवन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे पोर्क, तो पोर्क किसे कहते हैं, याद रखिएगा, ये कहते हैं सुअर के मांस को। किसको कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। मेरे साथ रिपीट कीजिए कि बीफ गाय के मांस को कहलाता है, लेकिन याद रखिए गाय से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि गाय का जो बछड़ा होता है उसका मांस क्या कहलाता है। ठीक है, जो बछड़ा होता है इसका मांस क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है, याद रखिए, व्हील। क्या कहलाता है, व्हील कहलाता है। लेकिन एक और याद रखिए, व्हील से ही आपको याद हो जाएगा, वेनिसन किसका कहलाता है, हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। वैसे ये किस एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा हिरण का मांस, लेकिन एक जीके के तौर पर आप याद रख सकते हो, वेनिसन कहलाता है। हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है, व्हील बछड़े का मांस कहलाता है, बीफ गाय का मांस कहलाता है, चेवन या सीवन बकरी का मांस कहलाता है, और पोर्क सुअर का मांस कहलाता है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले अगर वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और शेयर आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास का बेनिफिट ले पाए और हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है, एक उपनाम दिया गया है। यहाँ पर आपके कुछ पशु है, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, तो परजीवी का म्यूजियम किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, याद रखिए, परजीवियों का म्यूजियम, तो ये बोला जाता है भेड़ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, भेड़ को बोला जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बकरी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए, बकरी को किस नाम से जाना जाता है।
तो बिल्कुल गरीब की गाय याद रखिए बकरी को ही बोला जाता है, गरीब की गाय बकरी को बोला जाता है। लेकिन अगर आपको पूछाता है भैंस को किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब काला धन, ठीक है, ब्लैक डायमंड ऐसे मान सकते हो, याद रख सकते हो कि भैंस है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक डायमंड के नाम से भैंस को जाना जाता है, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है और भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम बोला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो भैंस यहाँ पर पाई जाती है हमारे यहाँ पर भारत में, वो कौन सी होती है? याद रखिए वाटर बफेलोज होती है। कौन सी होती है? वाटर बफेलोज होती है, मतलब जलीय भैंसें यहाँ पर पाई जाती है। दो प्रकार की भैंसें होती है, एक होती है दलदली भैंसें, एक होती है जलीय भैंसें। तो भारत में जलीय भैंसें पाई जाती है और जो विदेश है या फिर फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या होती है? याद रखिएगा जो दलदली भैंसें होती है वो वहाँ पर पाई जाती है, जिनमें क्रोमोसोम वैसे इससे कम होते हैं, 48 होते हैं, और यहाँ होते हैं वो 50 होते हैं। ओके, याद रह पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गाय में पाइका रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि पाइका रोग किसकी कमी से होता है, किसमें? गाय में। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, फास्फोरस की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या फिर मैग्नीशियम की कमी से। चलिए बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो याद रखिए अगर आपको पूछाता है पाइका रोग, जिसे आप पीका भी बोल सकते हो, ठीक है, कुछ यहाँ पर पीका भी आपको मिल जाता है ऑप्शन में देखने को, तो याद रखिए पीका या पाइका रोग होता है, ये होता है फास्फोरस की कमी से। किससे होता है? फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। याद रखिएगा ये पशुओं में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आता है कि कैल्शियम की कमी से पशुओं में कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए जितने भी जो दुधारू पशु होते हैं, स्पेशली जो मादा पशु होते हैं, दूध तो वही देंगे, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज कैसे भी बदल दे, आपको याद रखना है कि जो मादा पशु है या फिर दुधारू पशु है, तो उनमें क्या होता है? याद रखिएगा कैल्शियम की कमी से एक दुग्ध ज्वर रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? दुग्ध ज्वर, ठीक है, मिल्क फीवर जिसे हम बोलते हैं। तो मिल्क फीवर जो रोग होता है, याद रखिए ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किन पशुओं में होता है? जो दूध देते हैं, मतलब दुधारू पशुओं में ये होता है। और स्पेशली कब? जब याद रखिए प्रसवकालीन होता है, मतलब जब वो बच्चे को जन्म देते हैं उस दौरान ये सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा? मिल्क फीवर। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। इसके साथ साथ हमने एक और देखा था पाइका रोग, किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से होता है। तो सभी क्वेश्चन याद हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि साइलेज में साइलेज नमी, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 15%, 25%, 80% या फिर 60%। साइलेज में नमी की मात्रा आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आपको बता देता हूँ कि साइलेज जिस गड्ढे में तैयार किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये सोइल सरफेस है, तो यहाँ पर एक गड्ढा तैयार किया जाता है और इसमें क्या होता है? याद रखिए साइलेज तैयार किया जाता है इस गड्ढे में। कहाँ पर? इस गड्ढे में साइलेज तैयार किया जाता है। तो इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, इस गड्ढे को याद रखिए साइलो के नाम से जाना जाता है, साइलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो गड्ढा है साइलो कहलाता है। अब यहाँ पर एक याद रखिएगा कि साइलेज में ज़्यादा नमी होगी या फिर हे में नमी ज़्यादा होगी, दोनों ही क्या है? याद रखिएगा पशुओं के चराने के काम में लिए जाते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। एक होता है हे, एक होता है साइलेज। तो साइलेज तो गड्ढे में तैयार किया जाएगा, लेकिन हे को क्या होता है? याद रखिए जो जैसे कि मान लीजिए सामान्य फरस है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं, मतलब सुखा लेते हैं, बस छाया में इसको सुखाते हैं। हे में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे जो फर्श होती है हमारी वहाँ पर रख देते हैं और उसकी नमी को सोख लेते हैं या फिर उसे सुखा देते हैं, ठीक है, सूखा देते हैं एक तरीके से, आप ऐसे मानिए। तो अब ये मेरे को ये बताइए कि इसमें ज़्यादा नमी होगी, मतलब हे में ज़्यादा नमी होगी या फिर साइलेज में ज़्यादा नमी होगी? एक तो हम गड्ढे में तैयार कर रहे हैं और एक सीधा हम फर्श पे सुखा रहे हैं, तो किस में यहाँ पर ज़्यादा नमी होगी, ए में या फिर बी में? बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बस आपको बताना है कि साइलेज में ज़्यादा नमी होगी या फिर हे में ज़्यादा नमी होगी। तो भाई ये याद रखिए कि अगर कोई चीज़ गड्ढे में है तो उसमें से तो नमी निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि याद देखा जो गड्ढा है वो तो नमी को बिल्कुल उसको प्रिजर्व कर रहा है, संरक्षित कर रहा है, मतलब नमी को वो निकलने नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर है की, मतलब उसको बाहरी सरफेस पर ही सुखा रहे हैं, तो वो तो क्या होगी? लगातार कम होती जाएगी, मतलब हे में कमी होती है। हे में क्या होती है? नमी कम होती है, लेकिन साइलेज में नमी ज़्यादा होती है। क्लियर? क्योंकि वो गड्ढे में तैयार किया है साइलेज, इसलिए इसमें नमी ज़्यादा होती है बजाय हे के। क्यों? हे के याद रखिएगा सामान्य सतह पर सुखाया जाता है, इसलिए उसमें से नमी की ज़्यादा
क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे साइलेज तो इसमें 75 से 80% होती है। कितनी होती है, 75 से 80% इसमें नमी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 75 ऑप्शन है नहीं, तो बस 80% यहाँ पर राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि पशु की आयु पता लगाने के लिए उसके किस अंग को नहीं देखा जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, वैसे क्वेश्चन तो आप सभी को पता है। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लीजिए, आसानी से आप बता दोगे कि पशु की आयु का पता लगाने के लिए किस अंग को नहीं देखा जाता है। खुर को, सींग को, दांत को या फिर पैर को। सीधी सी बात अगर मैं बात करूं कि पशु की आयु पता करने के लिए किस अंग का प्रयोग नहीं किया जाता, आपको ये पहचाना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुर को देखकर, सींग को देखकर, दांत को देखकर या फिर पैर को देखकर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, याद रखिए, खुर देखकर हम एक तरीके से लगा सकते हैं, सींगों के माध्यम से स्पेशली हम लगाते ही हैं, और दांतों के माध्यम से भी हम पशु की आयु का ज्ञात करते हैं, मतलब आयु को पता लगाते हैं कि कितनी साल का ये हो चुका है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी, मतलब 4th डी सॉरी। तो पैर, तो पैर के माध्यम से तो आयु का पता नहीं लगाया जा सकता ये पशु कितनी साल का हो चुका है। बाकी जितने भी ऑप्शन से देखे कि खुर है, सींग है, दांत है, तो इनका प्रयोग याद रखिएगा पशु की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे, यहाँ पर याद रखिएगा कि खुर याद रखिएगा, जो जैसे कि मान लीजिए कोई बछड़ा है तो उसके खुर तो नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा या फिर वृद्ध होता जाएगा तो उसके जो खुर है याद रखिएगा ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सींग की अगर बात करेंगे तो सींग पर छल्ले आने लगते हैं। सींग पर जो छल्ले आते हैं ना, तो इनके माध्यम से हम आयु का पता लगा सकते हैं कि ये पशु कितनी साल का हो चुका है। क्यों, क्योंकि याद रखिए तीसरी साल में पहला छल्ला आता है, उसके बाद में छल्ले आते रहते हैं प्रत्येक साल। ठीक है, याद आया कुछ। और दांत के माध्यम से तो सर्वश्रेष्ठ जो विधि है याद रखिए पशु की आयु का पता लगाने के लिए, वो है याद रखिए दांत विधि। अगर आपको पूछा जाता है कि पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है, याद रखिएगा तो वो है याद रखिए दांत विधि। ठीक है, दांत से उसका आयु की पता लगाना। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा दांतों से एग्जैक्ट उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। बाकी जितने भी है, जैसे कि मान लीजिए छल्ले हैं तो छल्ले कुछ हद तक बनेंगे, उसके बाद में नहीं बनेंगे, तो इससे एक एग्जैक्ट कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि खुर है तो खुर को तो किसी ब्रश वगैरह सहायता से भी साफ़ करके उसको आपको दिखाया जा सकता है, तो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी ये जो विधि है ये काम नहीं करती है। जो 100% काम करती है वो करती है दांत के द्वारा पशु की आयु का पता लगाना। ठीक है, तो सबसे उत्तम विधि कौन सी है, दांत विधि। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं, याद रखिएगा कि पशु की आयु का पता नहीं लगाया जा सकता पैर देखकर, जबकि लगाया जा सकता है खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर। और इनमें से सबसे बेस्ट विधि कौन सी, याद रखिएगा दांत को देखकर पशु की आयु का पता लगाना। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर आपको ज़रूर करना है। और कल आपको याद रखिएगा कल शाम को या फिर रेगुलर आपकी क्लास रहेगी शाम 8 बजे। ओके, तो अलार्म सेट कर लीजिए, कल या फिर परसों या फिर रेगुलर आपको 8 बजे क्लास को अटेंड ज़रूर करना है। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।